जय हिंद दोस्तों, सफलता एक्सप्रेस जीकेजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आप सभी बिहार पुलिस उत्पाद मद निषेध का एग्ज़ाम 14 और 17 जून को होने वाला है। आप सभी लगातार अभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस करते करते आप लोग प्रैक्टिस सेट भी मान रहे होंगे कि आप लोगों का प्रैक्टिस सेट में कितना नंबर आ रहा है। हम आज इस चैनल पर यूथ कंपटीशन टाइम का जो यूथ पब्लिकेशन जो बुक जारी करता है उसी में से यूथ कंपटीशन टाइम आया हुआ है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का सल्यूशन लेकर आए हैं। आप सभी इसका सेट मारिए, बहुत ही अच्छा सेट है। और फिर इसका डिस्कशन देखिए, आपका एकदम जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वैसे ही इसमें सेट कर दिया हुआ है। आइए देखते हैं। जितना भी हमारे संपर्क में जितना भी लड़का है सभी के सभी हम सजेशन दिए हैं कि यूथ कंपटीशन टाइम से ही सेट मारने को। वो लोग आज प्रैक्टिस सेट संख्या 2 मारे हैं। उन लोगों का अपना अपना नंबर देख लिया है, किन्हीं लड़का का 62 सही है, किन्हीं लड़का का 67 सही है। अधिकतम इसका स्कोर 79 गया हुआ है, एक मेरा अपने दोस्त का। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कराने का। वही लोग बताएं कि सर आज इसका सॉल्यूशन कराइए, तो आज हम प्रैक्टिस सेट संख्या 2 लेकर आए हैं। पर डे एक सेट लेकर हम आपके सामने इसका लेकर आएंगे। कल प्रैक्टिस सेट संख्या 3 आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, इस चैनल पर सफलता एक्सप्रेस जीकेजीएस पर हमेशा क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस मद निषेध का चलते आ रहा है। हम इस चैनल पर फर्स्ट क्वेश्चन हम पॉलिटी का डाले हुए हैं 3 सब्जेक्ट से, संविधान सभा, प्रस्तावना और संविधान का स्रोत। हम संविधान सभा में ही जो 1 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, आप जाकर अगर विश्वास नहीं होगा तो आप मेरा क्लास जाकर देखिए। हम आपसे हमेशा बोले हुए हैं कि इस क्लास से जो 3 चैप्टर हम डाले हुए हैं, संविधान सभा, प्रस्तावना और संविधान के स्रोत, आपका 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये 1 नंबर जो क्वेश्चन है इस संविधान सभा से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है? संविधान सभा से क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन हम आपको वहाँ पर करा दिए हैं। 2 नंबर भी जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को भी हम प्रस्तावना में करा चुके हैं। आप यकीन मानिए, हम जो इस चैनल पर करा रहे अभी 2000 साइंस का महामैराथन लेकर आए हैं, उससे 30 से 32 क्वेश्चन आपका पूछेगा। अब पूरा 30 से 32 क्वेश्चन आपका वही पूछेगा जो हम इस चैनल पर भी महामैराथन में पर डे 100 क्वेश्चन करा रहे हैं। आज 7वां क्लास कराए हैं, आप उसको कर जाइए। इस बार आपका रिजल्ट हो जाएगा अगर इस वीडियो को आप देख कर जाते हैं तो। आइए देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। मैं आप सभी को बता दूं कि संविधान सभा का प्रथम बैठक किस दिन को हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम बैठक जो था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, या उन्हें प्रोटेम स्पीकर भी आप कह सकते हैं, अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। वही संविधान सभा का दूसरा बैठक इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुआ। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उसके फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का तीसरा बैठक हुआ। और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के तीसरा बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। किस दिन? 13 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर से ही संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा संविधान के निर्माण की कार्य प्रारंभ किया। संविधान के निर्माण की कार्य प्रारंभ किया किसके द्वारा? उद्देश्य प्रस्ताव को। जब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, तो संविधान सभा ने उसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने किस दिन स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान का प्रस्तावना बन चुका है। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान का प्रस्तावना बन चुका है। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 13 दिसंबर 1946 को। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में शामिल
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से संविधान से लिया गया है? मैं आप सभी को बता दूं कि संविधान सभा के प्रस्तावना जो है, संविधान सभा बोल रहा है, भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उस पर 4 देश का प्रभाव पड़ा है। कितना देश का प्रभाव पड़ा है? 4 देश का प्रभाव पड़ा है। 1 नंबर में कौन सा देश आता है? तो 1 नंबर में अमेरिका आता है। 2 नंबर में कौन सा आता है? तो 2 नंबर में आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया ही आता है। 3 नंबर में आपका कौन सा आता है? 3 नंबर में आपका रूस आता है। 3 नंबर में कौन आता है? रूस आता है। 4 नंबर में कौन सा आता है? 4 नंबर में आपका फ्रांस आता है। कौन आता है? फ्रांस आता है। 4 नंबर में कौन आता है आपका? फ्रांस आता है। 4 नंबर में कौन सा आता है? 4 नंबर में कौन आता है आपका? फ्रांस आता है। फिर से ध्यान से सुनिए, प्रस्तावना पर कितने देश का प्रभाव पड़ा है? 4 देश का प्रभाव पड़ा है। अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया। 4 देश का प्रभाव आपके प्रस्तावना पर पड़ा है। क्या क्या पड़ा है? अमेरिका से क्या पड़ा है? तो अमेरिका से प्रस्तावना को लिया गया है। अमेरिका से प्रस्तावना को लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया है? ये आपके फ्रांस से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व कहाँ से लिया गया है? आपका फ्रांस से लिया गया है। 3 गो देश हो गया। चौथा बच गया रशियन या रूस। तो रूस से आपका न्याय लिया गया है। प्रस्तावना में कुल कितना न्याय है? 3 न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में कुल कितने न्याय है? प्रस्तावना में कुल 3 न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ये तीनों के तीनों कहाँ से लिया गया है? ये रूस से लिया गया है। हम आपको बता दिए, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि प्रस्तावना पर कुल 4 देशों का प्रभाव पड़ा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, फ्रांस। अमेरिका से प्रस्तावना को लिया गया है, रूस से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व लिया गया है, वहीं रूस से 3 न्याय लिया गया है, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय लिया गया है। ठीक है ना? यही आपसे 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो आप फ्राक देकर मारिएगा, फ्रांस से लिया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए एक कदम उठाएगा? तो मैं आप सभी को बता दूं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कितना से कितना के बीच है? तो सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आपका भाग 4 में है। कहाँ है? भाग 4 में है। कहाँ है? भाग 4 में है। अब भाग 4 में कहाँ से कहाँ तक है? तो भाग 4 में आर्टिकल अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या कहता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहता है कि राज्य चाहे तो इसको लागू कर सकता है और राज्य चाहे तो इसको वंचित भी रख सकता है, मतलब लागू नहीं भी कर सकता है। जब उसका आवश्यकता पड़ेगा तो राज्य इसको लागू करेगा, अर्थात वो राज्य पर डिपेंड करता है। उसी में एक अनुच्छेद आता है, उसी में एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य अपने ग्राम पंचायत स्तर पर एगो ग्राम पंचायत का गठन करेगा। राज्य अपने राज्य में ग्राम पंचायत का गठन करेगा, पंचायत बना देगा और ग्राम पंचायत का गठन करेगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है? यह अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य चाहे तो अपने राज्य में ग्राम पंचायत का गठन कर सकता है। वही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए कदम उठा सकता है या उठाएगा? तो क्या बताए थे आपको? अनुच्छेद 40। किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, अनुच्छेद 40। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारत का नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक शर्त नहीं है? कह रहा है देखिए, भारत का नागरिकता प्राप्त करने के लिए कई शर्त को प्रदान किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? तो नागरिकता का प्रावधान आपका भाग 2 में है। नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? भाग 2 में। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो अनुच्छेद आपका 5 से 11 तक। अनुच्छेद आपका 5 से 11 तक आपका नागरिकता के बारे में दिया गया है। भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 तक आपका नागरिकता के बारे में दिया गया है। इसी में आप जाइएगा तो नागरिकता का प्रावधान दिया गया। तो यही बोल रहा है कि नागरिकता, भारत का अगर आपको नागरिकता लेना है तो कौन सा एक शर्त इसमें से नहीं हो सकता है? तो आप भारत में अगर जन्म लीजिएगा तो आप भारत का नागरिक हो जाइएगा।
भारत में आप अगर जन्म लीजिएगा तो भारत का नागरिक हो जाइएगा। अगर आपके माता पिता रहते हैं, अगर आपका वंश आ रहा है भारत में, तो उससे भी नागरिकता मिल सकता है, मतलब वंशानुगत आधार पर भारत का नागरिकता मिल सकता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है देशीकरण आधार पर भी भारत का नागरिकता मिल सकता है। अगर हम लोग पाकिस्तान से युद्ध करके पाकिस्तान को जीत जाते हैं, कुछ उसके भाग को जीत जाएंगे, तो उसको जो भाग हम लोग जीतेंगे, उस जीते हुए भाग को तो हम लोग कब्जा करेंगे, तो उस जीते हुए भाग में जो भी लोग होंगे वो उस सभी को क्या हो जाएगा, नागरिकता मिल जाएगा। यही है देशीकरण। और तीसरा कह रहा है संपत्ति अभियहन के आधार पर। जी नहीं, संपत्ति अभियहन के आधार पर नहीं। अगर हम मान लीजिए जाकर नेपाल में कुछ संपत्ति खरीद लें, तो वहाँ पर उस आधार पर, चाहे किसी हमारे दोस्त का संपत्ति हो, उस आधार पर वहाँ का हमारा नागरिकता नहीं मिल सकता है। ठीक है ना। आइए देखते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है। तो भारत का प्रथम व्यक्ति आपका राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत का प्रथम व्यक्ति आपका राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति ही मंत्रिमंडल का निर्माण करता है अपने कार्यभार देखने के लिए। ठीक है ना। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, बाकी जो भी मंत्री होते हैं उस सब का नियुक्ति होता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। जब राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा तो उसको कौन चुनेगा? तो उसको जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चुनेगा। तो प्रतिनिधि में कौन कौन चुनता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सा भाग लेता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और 2800 राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिए, मनोनीत हम नहीं बोल रहे हैं। लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, 2800 राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और 2 केंद्र शासित प्रदेश आपका आ जाएगा, दिल्ली और पुडुचेरी। आगे चलकर जम्मू कश्मीर में भी केंद्र शासित प्रदेश होगा, तो वहाँ पर भी अभी सरकार बना हुआ, तो उसका भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन अभी के डेट में समझ जाइए, जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है उसमें 2800 राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ठीक है ना। वही आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। जैसे ही उसका चुनाव होगा, लोकसभा, राज्यसभा, 2800 राज्य के विधानसभा, दिल्ली, पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे और एक राष्ट्रपति को चुनेंगे, तो देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आएंगे और राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है प्रधानमंत्री। जी नहीं, ये भी शपथ नहीं दिया। भारत का अटॉर्नी जनरल। जी नहीं, ये भी शपथ नहीं दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश। जी, यही शपथ दिलाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? तो 14 दिनों के भीतर। कितने दिनों के भीतर? 14 दिनों के भीतर राज्यसभा उसको लौटा सकती है। धन विधेयक पर हम एक प्रकार से कहें तो ओनली वन लोकसभा का अधिकार है। राज्यसभा उसे पारित करे या न करे, लौटाए, कुछ भी करे, वो राज्यसभा पर कोई डिपेंड नहीं करता है, उसको पारित ही माना जाएगा। लेकिन वो 14 दिन से अधिक, राज्यसभा 14 दिन से अधिक नहीं रख सकती है। 14 दिन के अंदर में उसे लौटाना ही होता है। 14 दिन के अंदर में उसे लौटाना ही होता है, क्योंकि धन विधेयक पर राज्यसभा का उतना कोई शक्ति नहीं दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब किया गया था। तो मैं आप सभी को बता दूं कि भारतीय चुनाव आयोग का स्थापना 24 जनवरी 1950 को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। 24 जनवरी 1950 को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। इसीलिए 24 जनवरी बोल रहे हैं, तो 25 जनवरी जमान से निकल गया था। 25 जनवरी 1950, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। देखिए, 24 जनवरी
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। संविधान सभा का अंतिम बैठक में देश के राष्ट्रपति कौन होंगे? राजेंद्र प्रसाद होंगे। यह संविधान सभा ने उनको नियुक्त किया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक के दिन है। संविधान सभा ने देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद होंगे, इनके नाम को नियुक्त किया और उसको पारित भी कर दिया, सर्वसम्मति से पारित भी कर दिया। 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा का अंतिम बैठक में राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन के रचयिता जनगण मन और राष्ट्रगीत को भी शामिल कर लिया गया। राष्ट्रगान के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रगीत के लेखक बंकिमचंद्र चटर्जी, उनको 24 जनवरी 1950 को शामिल किया गया राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को। फिर आपका जैसे ही अगला दिन आएगा 25 जनवरी 1950 को, तो इस दिन भारतीय चुनाव आयोग का स्थापना किया जाएगा। फिर 26 जनवरी आया, 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी को संविधान सभा ने संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया। देखिए एकदम क्रम से चल रहा है, 24 जनवरी, 25 जनवरी और 26 जनवरी, 3 दिन हो गया। 27 गैप देकर 28 में आइएगा तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन हो गया। तो आप 24 जनवरी भी पढ़ लिए, आप 25 जनवरी भी पढ़ लिए, आप 26 जनवरी भी पढ़ लिए और आप 27 जनवरी भी पढ़ लिए और आप 27 जनवरी भी पढ़ लिए। 27 जनवरी को दिन कुछ नहीं हुआ था, आप 28 जनवरी भी पढ़ लिए। आपको बताएं हम कि 28 जनवरी को किसका गठन हुआ? 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ? 24 जनवरी 1950 को 3 काम होगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद होंगे, उनको सर्वसम्मति से नियुक्त किया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया। फिर 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ? 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया। 27 को कुछ नहीं हुआ, 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय चुनाव आयोग का स्थापना कब किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। 1951 ईस्वी में किया था। संविधान को किस दिन लागू किया गया था? तो संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसके अगले साल ही 1951 ईस्वी में संविधान में संशोधन कर दिया गया। संविधान में संशोधन कर दिया गया। बार बार क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान क्या होता है? जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था वही आपका मूल संविधान होता है, लेकिन जैसे ही संशोधन होता है वह मूल संविधान नहीं होता है। तो आपका जो 1951 ईस्वी में संशोधन किया गया था, इस संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इस संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भूमि अधिनियम से संबंधित है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भूमि अधिनियम से संबंधित। उस समय जमींदारी होता था, उसको खत्म करने के लिए 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था प्रथम संविधान संशोधन के तहत। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8 अनुसूची थी। अभी वर्तमान में कितना है? मूल संविधान में अनुसूची 8 थी, अभी वर्तमान में कितना है? 12 है। 4 संशोधन करके जोड़ा गया है। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक आपको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सेंट्रल लेवल पर जितना भी व्यक्ति को या मंत्री को नियुक्त किया जाएगा, सभी के सभी किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? मतलब संवैधानिक निकाय नहीं है, मतलब संवैधानिक जैसे आपका लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो, संवैधानिक निकाय है लेकिन पद है, लेकिन इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? मतलब कौन सा संवैधानिक पद नहीं है? जैसे मुख्यमंत्री का पद हो गया, संवैधानिक पद है, संवैधानिक निकाय है। राज्यपाल का जो पद हो गया ये संवैधानिक निकाय है, लेकिन कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है वही आपसे पूछ रहा है।
तो इसका भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, क्या यह संवैधानिक निकाय नहीं है? जी, यह संवैधानिक निकाय है, यह इसका आंसर नहीं होगा। भारत के चुनाव आयोग, ये भी एक संवैधानिक निकाय है। केंद्रीय सूचना आयोग, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यह किसी भी आर्टिकल में नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग, ये भी एक संवैधानिक निकाय है। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। आप सभी समझ गए होंगे, राज्य लोक सेवा आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो आकाशगंगा का जो आकार है सर्पिलाकार है। कैसा है? आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है। आपसे बार बार हम बिहार पुलिस का सिलेबस भी बताए हैं, और बिहार पुलिस के सिलेबस में हम आपको ज्योग्राफी के 3 गो भाग बताए हैं। भारत का ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और आपका बिहार का भूगोल। विश्व का भूगोल में हम आपको ये भी बताए हैं कि ब्रह्मांड के बारे में पढ़ लीजिएगा, अक्षांश देशांतर के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। आपका सौर मंडल के बारे में पढ़ लीजिएगा, इसमें बताए हैं। तो ये जो है सर्पिलाकार आपका विश्व के भूगोल में, ठीक है ना, आता है। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? तो आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है। कैसा है? आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है। फिर क्वेश्चन है 12 नंबर, एक विषु एक वर्ष में कितनी बार आता है? एक विषु एक वर्ष में आपको 2 बार आता है। कितने बार आता है? 2 बार आता है। एक विषु एक वर्ष में कितने बार आता है? 2 बार आता है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरण से कौन सा सुरक्षा दे रहा है? तो ओजोन परत सुरक्षा देता है। कौन सुरक्षा देता है? ओजोन परत सुरक्षा देता है। कौन से देता है? ओजोन परत का रासायनिक सूत्र O3 होता है। O3 को ही क्या कहा जाता है? ओजोन परत कहा जाता है। तो क्या होता है? पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरण को कौन सा सुरक्षा देता है? ओजोन परत। अगर ओजोन परत न रहे और पराबैंगनी किरण आपका पृथ्वी पर आए तो इससे चर्म कैंसर होता है। कौन सा कैंसर होता है? चर्म कैंसर होता है, और सभी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसमें एक ही है कि अगर पृथ्वी पर पेड़ पौधा रहे, तो ओजोन परत और भी स्ट्रांग होगा, ओजोन परत और भी स्ट्रांग होगा, और आपका पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर नहीं आ जाएगी। तो वही आपसे 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरण से कौन सुरक्षा देता है? तो क्या मारिएगा? ओजोन परत सुरक्षा देता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भूटान का साम्राज्य डैश कितनाए में स्थित है? भूटान का साम्राज्य डैश कितनाए में स्थित है? तो आपका भूटान का साम्राज्य जो है पूर्वी कितनाए में, मतलब किस भाग में स्थित है? तो पूर्वी भाग में। आप सभी देखे होंगे कि भारत का एक राज्य है सिक्किम। भारत का एक राज्य है सिक्किम। सिक्किम से जैसे हच्चाक दे पूरब जाइएगा तो कौन सा देश मिलेगा? तो भूटान मिलेगा। भूटान आपका कौन सा देश है? भारत का पड़ोसी देश है। भूटान कैसे देश है? पड़ोसी देश है। किस भाग में है? पूर्वी भाग में स्थित है। किस भाग में है? पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तर में कौन है? तो उत्तर में आप सभी जाइएगा तो देखिएगा उत्तर में तिब्बत या चीन है। पश्चिम में कौन है? तो पश्चिम में पाकिस्तान है। पाकिस्तान है। पूर्व में किधर है? भूटान है। तो भूटान का साम्राज्य देश कितनाए में स्थित है? तो पूर्वी कितनाए में स्थित है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर 15 नंबर कहता है कि भारत का मानक समय, किसका? भारत का मानक समय ग्रीनिच समय के मध्य में डैश डिग्री आगे है। तो हम भी ये क्वेश्चन करा दिए, और ये 3 से 4 बार ये क्वेश्चन हो गया है, ठीक है ना। यकीन मानिए जितना भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं आप सभी उसको देखिए। सबसे पहले सामान्य विज्ञान का महामैराथन करा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो हम सामान्य विज्ञान पर दिए हैं, जो भी आपका सामान्य विज्ञान का महामैराथन हम 2000 प्लस ऑनलाइन क्वेश्चन कराएंगे 4 ऑप्शन के साथ। वो आपका 9th 10th के बुक से लिए हुए हैं। आपके एग्जाम में हूबहू 4 ऑप्शन के साथ वही छपेगा। 30 से 32 प्रश्न जितना भी पूछेगा उस पर ठकाक देकर दावेदारी ठोक कर आइएगा। 30 से 32 प्रश्न आपका सामान्य विज्ञान से हो जाएगा। उसके बाद 2 जो वीडियो हम डाले हैं 200 स्टैटिक क्वेश्चन कराए हैं, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपका आ जाएगा। और उसके बाद भी हम और भी क्वेश्चन कराए हैं, उसमें हम ज्योग्राफी का क्वेश्चन कराए हैं, भारत का परिचय, ज्योग्राफी का एक क्लास कराए हैं, भारत का परिचय। उसी में हम आपका बताए हैं तो जो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरता है? भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। सबसे ऊपर में कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तथा भारत का मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा तथा कर्क रेखा जो 8 राज्यों से होकर गुजरता है, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिच्छेदित करते हैं। एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिच्छेदित का मतलब आपका कर्क रेखा बाएं से दाएं के मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रहा है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होता है। वहीं पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय रेखा है। एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को काट दिया तो कहाँ किस राज्य में काटता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में काटता है। लेकिन मध्य प्रदेश भी एक ऐसा राज्य है जहाँ से आपका कर्क रेखा भी जाता है और भारत का मानक समय रेखा भी जाता है, लेकिन एक दूसरे को काटता नहीं है। लेकिन जैसे ही उसके और पूर्व में जाइएगा छत्तीसगढ़ आ जाएगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर देगा। आपके एग्जाम में हचाक देकर एक क्वेश्चन आइएगा, आप उसको मार दीजिएगा। तो यही आपसे यहाँ पर वही आपका भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यह जो ग्रीनविच माध्य रेखा है जो पूरे विश्व में जो समय का मापन किया जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा से, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच मध्य समय रेखा कहा जाता है, GMT कहा जाता है। उससे भारत का मानक समय रेखा कितना आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है, मतलब 5.5 घंटा आगे है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि लूनी नदी जो है आपका अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। किससे निकलती है? अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। लूनी नदी किस श्रृंखला से निकलती है? अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। भारत में तो विश्व में भी कहा जाता है सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। और लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। सबसे पुरानी पर्वत कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत आपकी अरावली ही है। आइए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केवल डैश राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया है। तो इसका नाम आपका महाबली पुत्र के नाम पर रखा गया है। तो इसका नाम आपका बानासुर सागर बांध पर रखा गया। उसका नाम क्या है? बानासुर सागर बांध। बानासुर सागर बांध नाम रखा गया। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, बार बार क्वेश्चन पढ़ने से क्वेश्चन आसान हो जाता है, उसका आंसर निकल जाता है। यही क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा तथा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का एक बांध है, उसी का नाम पूछा है। इस बांध का नाम केवल एक राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया है। तो उसको नाम क्या है? उस बांध का नाम क्या है? तो उस बांध का नाम बानासुर सागर बांध है। कौन सा बांध है? बानासुर सागर बांध है। आइए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादन राज्य है? तो भारत में रबर का अग्रणी उत्पादन राज्य आपका केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। मसालों का बगीचा भी, सबसे ज़्यादा मसाला भी कहाँ होता है? केरल में होता है। सबसे ज़्यादा मसाला भी कहाँ होता है? केरल में होता है। जब 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था, भारत के समुद्री मार्ग का खोज करते हुए भारत आया था, तो वह केरल के कालीकट बंदरगाह पर ही उतरा था। वह केरल के कालीकट बंदरगाह पर ही उतरा था। यह देश का सबसे दक्षिणी भाग है। सबसे दक्षिणी भाग में यहाँ पर जो जाइएगा तो यही है आपका केरल जो बनाए हैं, यही आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका केरल हो जाएगा। लेकिन ये जो बनाए हुए हैं ये कौन हो जाएगा? ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। इधर पूर्व में तमिलनाडु और पश्चिम में जो ये हम बनाए हुए हैं ये आपका केरल है। ये क्या है? केरल। ये क्या है? तमिलनाडु है। और केरल के सबसे पश्चिमी तौर पर
केरल के कालीकट बंदरगाह पर कौन आया था? वास्को डी गामा आया था भारत के समुद्री मार्ग का खोज करते हुए। और यहाँ पर किस लिए आया था? मसालों के व्यापार करने आया था, मसालों के व्यापार करने आया था। इसी केरल राज्य में रबर के क्षेत्र में भी सबसे अग्रणी राज्य है और मसाला भी बहुत अच्छा यहाँ पर होता है। मसाला में भी 1 नंबर स्थान है, मसाला में भी 1 नंबर स्थान है। कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा, केरल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत में कहाँ आया था? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर 1498 ईस्वी में पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में। किस लिए? मसाला के व्यापार करने के लिए। इसका 18 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकला कहाँ पाई जाती है? मतलब कह रहा है कि कौन सा वह गुफा है जहाँ पर पाषाण काल। देखिए पाषाण काल क्या होता है? पाषाण काल मतलब पत्थर के काल को ही पाषाण काल कहा जाता है। इतिहास के पन्ना आप पढ़िएगा तो सबसे पहले आपको पाषाण काल पढ़ा जाता है। पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटकर पढ़ा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उस समय आदि मानव पूरा लंगे रहते थे, अविकसित, मतलब एकदम विकसित साफ नहीं थे, अर्धनंगे रहते थे, एकदम पागल जैसे रहते थे। तो वो लोग मुख्य काम क्या करते थे? तो जानवर को, पाषाण काल में वो लोग क्या करते थे? तो जानवर को मारते थे, जानवर को मारते थे और ऐसे ही खा जाते थे। और उसी समय आग का आविष्कार हुआ, उसी समय आग का आविष्कार हुआ। नवपाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। आग का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ। जब आग का आविष्कार हुआ तो आग में पका कर खाने लगे और हथियार के रूप में किसका प्रयोग करते थे? तो पत्थर के। पत्थर के कारण ही पाषाण काल उसे कहा जाता है। हथियार के रूप में किसका प्रयोग करते थे? तो पत्थर के रूप में करते थे। तो लोग क्या किए? एगो आपको देखने को मिलेगा भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में, भीमबेटका का गुफा मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। उसमें वो लोग चले गए जो पूरा लंगे रहते थे और आदि मानव उन लोगों को कहा जाता है, और जाकर वहाँ पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाते थे। उस समय के जो जानवर अनवर होते थे जिसको लोग मार कर खाते थे, उसका चित्र वहाँ पर बनाए हैं। किसमें? भीमबेटका की गुफा में। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में। वही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी मतलब चित्र देखने को कहाँ मिला? कब? पाषाण काल में। तो डायरेक्ट मारिएगा कहाँ है भीमबेटका? तो भीमबेटका डायरेक्ट मारिएगा, इसे भीमबेटका का गुफा कहा जाता है। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है आज आतक कथाएं, मतलब आतक नहीं जातक कथाएं। कौन सा? जातक कथाएं। यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इसका जो स्कैन किया है वो मतलब अच्छा से नहीं हो पाया है, हिल डुल गया है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए ये जातक कथाएं। कौन सा? ये जातक कथाएं डैश से संबंधित है। तो जातक कथाएं आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथाएं आपका किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों धर्मों का निर्माण जो है आपका बिहार में हुआ था। आपके एग्जाम में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म आप प्राचीन काल के इतिहास में पढ़ने को मिलेगा। बौद्ध धर्म का जो निर्माण था गौतम बुद्ध ने किए थे। कौन किए थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें गौतम बुद्ध कहा गया। बुद्ध का मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्त व्यक्ति होता है। वही है जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से बहुत क्वेश्चन आएगा। हम स्पेशल एक वीडियो अपने चैनल पर लेकर आएंगे बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से, आप सभी को बताएंगे, उसमें फुल डिस्कशन हम कराएंगे। आप बस यहाँ पर समझिए 100 क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। कि जातक कथा किससे संबंधित है? तो जातक कथा है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? फिर से समझिए, किस मूल भारतीय राजवंश ने, मतलब वैसे कौन सा ऐसा मूल भारतीय राजवंश थे जो अपने शासकों के, जो अपने मतलब पूर्वजों के, शासकों के चित्र, पूर्वजों के जो चित्र होते थे उसका मतलब सिक्का पर उसका फिगर बना दिए थे? वही ये क्वेश्चन कर रहा है। फिर से समझिए, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? ठीक है ना? किस सिक्के जारी किए थे? तो सातवाहन वंश ने। कौन? सातवाहन वंश ने। सातवाहन वंश ने। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक थे। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक थे।
फिर से क्वेश्चन पूछिए कि किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए? तो सातवाहन वंश। कौन? सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक सातवाहन वंश के संस्थापक आपका सिमुक हो जाएगा। आइए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन संस्कृति ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? देखिए, लेखक, किताब और लेखक से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और अष्टाध्यायी जो है ये आपका प्राचीन काल में, कौन सा? प्राचीन काल में लिखी हुई पुस्तक है। तो अष्टाध्यायी के लेखक आपके पाणिनि हो जाएंगे। अष्टाध्यायी के लेखक आपके पाणिनि हो जाएंगे। योग के क्या हो जाएंगे? पतंजलि हो जाएंगे। योग के क्या हो जाएंगे? आपका योग दर्शन के क्या हो जाएंगे? पतंजलि हो जाएंगे। लेकिन अष्टाध्यायी के ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे पाणिनि। आइए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच, आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 युद्ध हुए हैं। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। वहीं अगले साल 1192 में जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है तो उस समय मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। फिर आगे चलकर जब हरा देता है तो आगे चलकर मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। वही भारत में 1206 ईस्वी में क्या करता है? गुलाम वंश का स्थापना कर देता है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश का स्थापना कर देता है। उसी समय भारत में मुस्लिम राजवंश का शासन चालू हो जाता है। उसी समय से भारत में मुस्लिम राजवंश का शासन चालू हो जाता है। तो वही आपसे क्वेश्चन किया है कि मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें डैश की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गया और उस राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तो कौन सा युद्ध था? तो हम क्या पानीपत का युद्ध था? नहीं, तराइन का युद्ध था। तराइन के दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और आगे चलकर मोहम्मद गौरी का एक गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी में, कब? 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश का स्थापना करता है। किसका स्थापना करता है? गुलाम वंश का स्थापना करता है। किसका स्थापना करता है? गुलाम वंश का स्थापना करता है। और इसी समय से भारत में मुस्लिम शासकों की मतलब शासन प्रणाली शुरू हो जाता है। ठीक है ना। आइए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन के। भारतीय इस्लामिक शिल्पकला जो कुतुब मीनार के जो अभी हम आपको बताए थे कि 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली में कुतुब मीनार का नींव डलवाया, कुतुब मीनार का निर्माण कराया। कुतुब मीनार पर टोटल 3-4 गो शासक आता है कि कौन कौन सा और निर्माण उसे कराया था। जितना भी प्रश्न आएगा हम सभी आपको आगे बता देंगे। बस इतना बताते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। अब पढ़िए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय इस्लामिक शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं ढाई दरवाजा, अलाई दरवाजा, कौन सा दरवाजा? अलाई दरवाजा। कौन सा दरवाजा? अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों के दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? तो यह भारत के दिल्ली सल्तनत युग से संबंधित है। किससे संबंधित है? दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। किससे संबंधित है? दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कनौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को डैश में पराजित कर दिया गया था। तो कनौज की लड़ाई आपका शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। हुमायूं कौन था? तो जो मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। मुगल वंश की स्थापना कब हुआ था? तो मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। और जो 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के सबसे अंतिम शासक बहलोल लोदी को हराकर मुगल वंश का स्थापना किया। मुगल वंश का स्थापना किया और ये मात्र 4 साल जिए। 1530 ईस्वी तक दिए। 4 साल में 4 लड़ाई उन्होंने लड़ा था। चारों लड़ाई आपसे पूछेगा आगे, उसी समय हम डिस्कशन करेंगे। जब 1530 आया तो 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गया। तो उस समय हुमायूं मुगल वंश का उत्तराधिकारी थे, वह उसका राजा बने। उसी में आगे चलकर पता चलता है कि आपका 1540 ईस्वी में कनौज की लड़ाई होता है। किसके बीच?
शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है। उसी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को क्या कर देता है, पराजित कर देता है, हुमायूं को पराजित कर देता है और दिल्ली पर क्या करता है, कब्जा कर लेता है। दिल्ली पर क्या करता है, कब्जा करता है और हुमायूं को भागना पड़ता है, हुमायूं को भागना पड़ता है। वही यहाँ पर क्वेश्चन आया है 25 नंबर कि कन्नौज की लड़ाई में, किसकी लड़ाई में, कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को डैश में पराजित किया गया था, तो 1540 ईस्वी में पराजित किया गया था। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है बातर, कौन, बातर की आत्मकथा, बातर की आत्मकथा, सॉरी बातर हम बोल रहे थे, बाबर की आत्मकथा यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है लेकिन ये क्या है, बाबर है, क्या है, बाबर है। बाबर की आत्मकथा, बाबरनामा, अभी तो हम आपको बताएं कि बाबर ने कब, 1526 ईस्वी में, कब, 1526 ईस्वी में किसका स्थापना करता है दिल्ली पर, तो मुगल वंश का स्थापना करता है। किसका स्थापना करता है, मुगल वंश का स्थापना करता है। किस वंश को हराकर, लोधी वंश को हराकर, लोधी वंश के अंतिम शासक को हराकर 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश का स्थापना करता है, ठीक है ना। और उसका जो आत्मकथा है, कौन सा आत्मकथा है, बाबरनामा आत्मकथा है। वही पूछ रहा है बाबर की आत्मकथा, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था, तो बाबर का आत्मकथा, बाबरनामा आपको तुर्की भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था, आपको तुर्की भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में, तुर्की भाषा में लिखा गया था। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 26 का, बाबरनामा किस भाषा में, तो तुर्की भाषा में लिखा गया था। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया तो पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। पहला कर्नाटक युद्ध आपका कब लड़ा गया था, तो पहला कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में आपका मद्रास में लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था, मद्रास में लड़ा गया था। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जब फ्रांसीसी नेतृत्व ने, फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया, कहाँ पर, मद्रास पर कब्जा कर लिया, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। कब का लड़ा गया था, पहला कर्नाटक युद्ध। पहला कर्नाटक युद्ध आपको किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो फ्रांसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। उस समय फ्रांस ने किस पर कब्जा कर लिया था, तो मद्रास पर कब्जा कर लिया था। किस पर कब्जा कर लिया था, तो मद्रास पर कब्जा कर लिया था। 28 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि सिपाही विद्रोह के दौरान, सिपाही विद्रोह कब होता है, 1857 की क्रांति को ही सिपाही विद्रोह कहा जाता है या 1857 की क्रांति कहा जाता है। 28 सिपाही विद्रोह का नेतृत्व सबसे पहले कौन किए थे, तो मंगल पांडे ने किए थे। कौन किए थे, मंगल पांडे ने किए थे। वही पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग के दौरान 1857 में आपको ये विद्रोह होता है। 1858 में एगो भारत शासन अधिनियम 1858 आता है, उस अधिनियम में लिखा रहता है तो जो भारत का गवर्नर जनरल रहेगा वही भारत का वाइस राय हो जाएगा, वही भारत का वाइस राय हो जाएगा। तो आपसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि इसी समय वो आया था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का प्रथम वाइस राय कौन था, तो भारत के प्रथम वाइस राय भी लॉर्ड कैनिंग ही था, लॉर्ड कैनिंग ही था। 1857 के विद्रोह या सिपाही विद्रोह किसके दौरान हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग ही के दौरान ही हुआ था। जब विद्रोह हुआ था उस समय यह भारत के क्या वाइस राय थे, नहीं, भारत के वाइस राय नहीं थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। क्योंकि ये जो सिपाही विद्रोह था ये आपका 1857 में हुआ था और जो अधिनियम आया था 1858 में आया था। कब आया था आपका, 1858 में आया था। कब आया था आपका, 1858 में। 1858 का अधिनियम में लिखा रहता है कि भारत का जो गवर्नर जनरल है वो अब भारत का वाइस राय कहलाएगा। आइए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली का आधार शिलालेख इनमें से किसने रखा था, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। इसके चलते देश में क्या हुआ था, बंगाल में क्या हुआ, आक्रोश बढ़ गया, कांग्रेस नेताओं के बीच आक्रोश बढ़ गया कि आपने बंगाल विभाजन क्यों किया, इसको रद्द कीजिए, इसको रद्द कीजिए। इसी के दौरान 1911 ईस्वी में आपका दिल्ली दरबार होता है। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार होता है और दिल्ली दरबार में ही आपका कौन आता है, तो ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम आता है। कौन आता है, जॉर्ज पंचम आता है। उसी समय बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। उसी समय देश का राजधानी कोलकाता ना होगा, बंगाल में कोलकाता ना होगा, देश का राजधानी क्या होगा,
दिल्ली होगा। देश का राजधानी क्या होगा? दिल्ली होगा। उसी समय ये भी घोषणा किया जाता है कि जो बिहार है, बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाएगा, बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाएगा, बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाएगा। और यह घोषणा बिहार को बंगाल से अलग किया जाएगा किस दिन घोषणा हुआ? 22 मार्च को हुआ। किस दिन हुआ? 22 मार्च। इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो दिल्ली दरबार में कुल कितना काम हुआ था जॉर्ज प्रथम के नेतृत्व में? तो दिल्ली दरबार में कुल 5 काम हुआ था कि देश का जो राजधानी है, बंगाल विभाजन को सबसे पहले रद्द करो। देश का राजधानी अब बंगाल में कोलकाता नहीं होगा, देश का राजधानी आपका दिल्ली होगा। और उसके बाद बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाएगा। वही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली का आधार शिलालेख इसमें से किसने रखा था? तो जॉर्ज पंचम ने रखा था। कौन रखा था? जॉर्ज पंचम ने रखा था। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सहायक गठबंधन 1798 सहायक गठबंधन 1798 में डैश द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। क्या? डैश द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। तो लॉर्ड वेलेस्ली। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक गठबंधन 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी, गैर हस्तक्षेप नीति थी। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इनके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सा भौतिक पूंजी होगा, कि कार्यशील पूंजी होगा, कि स्थिर पूंजी होगा, कि मानव पूंजी। ये एक आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गया कि कच्चा माल और नकदी। तो कच्चा माल आपका एकदम नकदी होता है, नहीं तो बाद में क्या हो जाएगा? बाद में खराब हो जाएगा। मान लीजिए कि आप खेत से आलू निकाले हैं, टमाटर निकाले हैं, वो कैसा माल है? वो आपका नकदी माल है। एकदम एकदम नगद लीजिए और रोटी सब्जी बनाइए और खाइए, वही होता है कच्चा माल, वही होता है कच्चा माल। यही आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है 31 नंबर कि उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो कार्यशील पूंजी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। कार्यशील पूंजी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। कार्यशील पूंजी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। फिर आपसे 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि पंचवर्षीय योजना को 15 मार्च 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। पंचवर्षीय योजना को 15 मार्च 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। पंचवर्षीय योजना आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। पंचवर्षीय योजना आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। पंचवर्षीय योजना का जो अध्यक्ष होता है वह पंचवर्षीय योजना का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। क्या वर्तमान में पंचवर्षीय योजना है? जी नहीं, वर्तमान में पंचवर्षीय योजना नहीं है। बीजेपी का सरकार आया तो पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया और पंचवर्षीय योजना के जगह पर नीति आयोग को रखा। पंचवर्षीय योजना की जगह पर नीति आयोग को रखा। पहले क्या होता था कि पंचवर्षीय योजना को लागू किया जाता था और 5 वर्षों में क्या क्या काम करना है लक्ष्य निर्धारित किया जाता था और उस लक्ष्य के अनुसार ही काम किया जाता था। लेकिन अब पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया गया है और उसके जगह पर नीति आयोग को लेकर आया हुआ है। और पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष, प्रथम पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। जैसे पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही नीति आयोग का भी अध्यक्ष आपका कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो उसी 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिरता को सुधार करना था। यह डैश वर्ष में शुरू किया गया था। तो यह आपका 1951 ईस्वी में शुरू किया गया था। मैं आपको बता दूं कि पंचवर्षीय योजना 15 मार्च 1950 ईस्वी को लागू किया गया था, लेकिन शुरू कब हुआ था? 1951 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1951 ईस्वी में 1951 से 56 तक चला था। कितना तक? 56 तक चला हुआ था। आइए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। आप सभी समझ गए होंगे कि पंचवर्षीय योजना लागू कब हुआ? तो 15 मार्च 1950 को लागू हुआ कि मतलब देश में एक पंचवर्षीय योजना होगा। लेकिन कब से कब तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है? तो 1951 से 1956। द्वितीय कितना है? 56 से 61। ठीक है ना। तृतीय में तो युद्ध हो जाता है आपका, ठीक है ना। किससे? चाइना से भी युद्ध हो जाता है और पाकिस्तान से भी युद्ध हो जाता है। और अभी तक लेके सबसे मतलब खराब पंचवर्षीय योजना आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना रहा है। आइए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का मौद्रिक नीति तैयार करता है? तो आपको भारत सरकार का मौद्रिक नीति RBI के गवर्नर तैयार करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर तैयार करता है। रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर के जो RBI के गवर्नर होते हैं वही भारत सरकार के मौद्रिक नीति
इख्तियार कहा जाता है। आरबीआई को क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। भारत सरकार का बैंक किसे कहा जाता है? भारत सरकार का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। क्या आरबीआई में आम जनता का खाता होता है? जी नहीं, आरबीआई में आम जनता का खाता नहीं होता है, बैंक का खाता होता है। किसका खाता होता है? बैंक का खाता होता है। इसलिए बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। भारत सरकार का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। ठीक है ना। आरबीआई अभी वर्तमान में कहाँ है? उसका मुख्यालय कहाँ है? तो वर्तमान में उसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राज्य सरकार द्वारा डैश कर लगाए जाते हैं। तो भारत में आपका राज्य सरकार के द्वारा शराब पर उत्पादन शुल्क लगाया जाता है। भारत में राज्य सरकार द्वारा डैश कर लगाया जाता है। तो शराब पर उत्पादन शुल्क लगाया जाता है। शराब पर उत्पादन शुल्क लगाया जाता है। शराब पर कैसा शुल्क लगाया जाता है? उत्पादन शुल्क लगाता है। ये कौन लगाता है? यह राज्य लगाता है। कौन लगाता है? राज्य लगाता है। क्योंकि जो शराब जो होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, और इसे ये देश में शराब चलेगा या नहीं चलेगा ये देश में राज्य पर निर्भर करता है। क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का यह विषय है या देश के राज्य पर निर्भर करता है। जिससे बिहार सरकार वर्तमान में शराब को बंद कर दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट भी इसे जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकता है, केंद्र भी इसे लागू नहीं करवा सकता है, क्योंकि यह अधिकार राज्य के नीति तत्वों में राज्य को दिया गया है, न कि सुप्रीम कोर्ट और देश को दिया गया है। ठीक है ना। तो यही आपका बीमा कर हो गया, निगम कर हो गया, पृथ्वी लाभ हो गया, ये सब आपको भारत सरकार लागू करता है। लेकिन शराब पर उत्पादन शुल्क जो होता है राज्य सरकार लागू करता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूरा रूप क्या है? वित्तीय क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र में? वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूरा नाम क्या है? तो एफसीसीबी का पूरा नाम आपका फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड है। कौन सा हो जाएगा आपका? फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य हो जाएगा आपका टमाटर, प्याज, आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लेना। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो आपका टमाटर, प्याज, आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना ही इसका उद्देश्य होता है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइए देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से आपको क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से आपको ग्लोबल वार्मिंग की घटना देखने को मिलता है। तो वही आपका 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस, कौन सा गैस? ग्रीन हाउस गैस आपका ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो जाता है, और इसी के चलते क्या होता है? उमस हो जाता है, गर्मी बढ़ जाती है क्षेत्र में, तापमान बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस से क्या होता है? तापमान बढ़ जाता है। इसी के लिए एक स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग किया गया है कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को कम से कम किया जाए कि आपके क्षेत्र का तापमान न बढ़े। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कर रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कर्नाटक का कंबला त्योहार किससे संबंधित है? स्टैटिक जीके है, ये त्योहार से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कर्नाटक में कंबला त्योहार किससे संबंधित है? तो कर्नाटक में कंबला त्योहार जो है आपको भैंसों के दौड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? भैंसों के दौड़ से संबंधित है। कर्नाटक का कंबला त्योहार आपका भैंसों के दौड़ से संबंधित है। सांडों की लड़ाई से? जी नहीं, सांडों की लड़ाई आपका नहीं होगा। भैंसों के दौड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुर्गों की लड़ाई? जी नहीं। आदिवासी के नृत्य? नहीं, भैंसों की दौड़ से संबंधित है। कंबला त्योहार किससे संबंधित है? भैंसों की दौड़ से संबंधित है। 39 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? यह भी आपका स्टैटिक क्वेश्चन है, लोक नृत्य से आ गया क्वेश्चन। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्दा आपका पंजाब का लोक नृत्य है। किसका? पंजाब का लोक नृत्य है। गिद्दा आपका किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का लोक नृत्य है। भांगड़ा भी किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात है?
पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात है? ये आपका स्टैटिक जीके है 40 नंबर भी। तो पंडित जसराज आपका शास्त्रीय संगीतकार में एक प्रख्यात है, मतलब प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र में? शास्त्रीय संगीतकार में एक प्रख्यात है। आइए 41 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, लाइफ ऑन माई ड्रीम्स किसकी आत्मकथा है? तो यह आपका शरद पवार का आत्मकथा है। किसका? शरद पवार का आत्मकथा है। आइए देखते हैं एक करेंट अफेयर, इसको मान लीजिए आपका 41 नंबर क्वेश्चन को। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर डैश मार्च को मनाया जाता है? जी हजूर, यह 8 मार्च को मनाया जाता है। किस मार्च को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। हम आपको यहीं पर बता रहे हैं कि दिवस एक ऐसा चैप्टर है जो ज्योग्राफी के अंतर्गत स्टैटिस्टिक्स में आता है, जिससे आपको न्यूनतम 1 और अधिकतम 2 प्रश्न हमेशा देखने को मिलता है। आगे ना क्वेश्चन, चाहे वो बिहार पुलिस एक्साइज हो, बिहार पुलिस मद्य निषेध हो, बिहार दरोगा हो, सब में आपका दिवस से आता है क्वेश्चन। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर 43 नंबर क्वेश्चन है कि कैलाश सत्यार्थी डैश के संस्थापक थे? तो कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन, कौन सा आंदोलन? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक है। कौन सा आंदोलन? बचपन बचाओ आंदोलन को संस्थापक है। इसी चलते 2014 में मौलाना यूसुफजई के साथ इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको? कैलाश सत्यार्थी को। किसे? कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी किसका संरक्षक है या संस्थापक है? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक। कैलाश सत्यार्थी किसके संस्थापक है? बचपन बचाओ आंदोलन के लिए संस्थापक है। हम अभी आपको बताएं इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है मौलाना यूसुफजई के साथ, इसीलिए कि बचपन बचाओ आंदोलन के लिए कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज भी प्रदान किया गया है। आइए देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यूनेस्को का मुख्यालय आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। मैं आपको बता दूं कि हम 200 स्टैटिक जीके का क्वेश्चन कराए हैं। कितना? 200 स्टैटिक जीके क्वेश्चन कराए हैं और इसके अंतर्गत 2 वीडियो हम डाले हैं। एक वीडियो में 100 है, एक वीडियो में 100 है। आप 2 वीडियो देखिए, जितना भी इसमें स्टैटिक आ रहा है इसी 200 क्वेश्चन से आ रहा है। उसमें आप जाकर देखिएगा तो यूनेस्को के बारे में हम बताए हैं और बहुत अच्छा से बताए हैं कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। हम उस पर सोल्यूशन भी कराए हैं, बहुत अच्छे से डीप में लेक्चर भी दिए हैं। तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। आइए देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन को भी हम 200 में कराए हुए हैं, ये स्टैटिक जीके में आ जाता है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक आपका विक्रम साराभाई हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विक्रम साराभाई हो जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन हो जाएंगे? विक्रम साराभाई हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है? तो जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल आपका त्रिशूल है। कौन सा मिसाइल है? त्रिशूल है। जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल कौन है? त्रिशूल है। जमीन से छुड़िया और हवा में जाकर जो भी रॉकेट विमान होगा उसको मार देगा, कौन? त्रिशूल हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कंप्यूटर के संबंध में वेटवेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर के संबंध में आपका वेटवेयर मानव क्या है? मौलिवाक है। मानव क्या है? मौलिवाक है। आइए देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, 1 पीबी बराबर क्या होता है? 1 पीबी बराबर, ये भी आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1 पीबी बराबर 1024 टेराबाइट होता है। 1024 आपका क्या हो जाएगा? ये आपका टेराबाइट हो जाएगा। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन। 49 नंबर भी कंप्यूटर से आ गया है। प्रोसेस्ड डेटा को डैश के रूप में जाना जाता है। तो प्रोसेस्ड डेटा को आपको जानकारी के रूप में जाना जाता है। जानकारी के रूप में जाना जाता है। यूडीपी क्या है? तो यूडीपी आपका कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। क्या है? कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। यूडीसी क्या है? आपका कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। दाब मापने के सही मात्रक क्या होता है? ये आपका साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है इस सेट में। और मैं आपको बता दूं कि दाब का सही मात्रक क्या होता है। ये सब हम टोटल अभी तक मात्र सामान्य विज्ञान के 7 गो ही क्लास हुआ है। 7 क्लास में हम इतना ना साइंस करा दिए हैं ना कि आपका अभी से साइंस जो है 50% क्लियर हो जाएगा। अगर उतना क्वेश्चन अभी कर लेते हैं तो आपका जो सेट है 75 प्लस आपका नंबर आने लगेगा, क्योंकि 30 से 32 प्रश्न हर एक सेट में देखने को मिलेगा। अब 30 से 32 प्रश्न वही रहेगा जो हम महामैराथन
का जो सीरीज लेकर आए हैं, पर डे हम 50 से 100 क्वेश्चन कराते हैं, उसी में से ही रहेगा, उससे बाहर नहीं रहेगा। हम सब, चाहे एम्पियर हो, कैंडेला हो, केल्विन हो, पास्कल है, सब किसका एसआई मात्रक है, टोटल हम करा दिए हैं। यहाँ पर 21 शब्द में बोलेंगे दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब बराबर क्या, दाब को प्रेशर कहा जाता है। दाब बराबर में बल बटा क्षेत्रफल, बल को एफ लिख सकते हैं, क्षेत्रफल को ए लिख सकते हैं। दाब प्रेशर बराबर बल बटा क्षेत्रफल, और दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, मतलब इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहा जाता है, दाब कहा जाता है। और दाब को किस में मापा जाता है, तो दाब को पास्कल में मापा जाता है। बस 52 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बाकी सब हम डीप में डिस्कशन करना है, सुनना है तो जाइए साइंस देखिए। बहुत अभी साइंस महामैराथन करा रहे हैं, 30 से 32 जो भी क्वेश्चन आएगा सब उसी में से आएगा, उससे बाहर में नहीं आएगा। आइए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन हम साइंस में करा चुके हैं। बहुत ऊंचे तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तापमान को मापने के लिए बहुत उपकरण हो, चाहे सेल्सियस हो, फ़ारेनहाइट हो, केल्विन हो, रोमर हो, इस सभी के सभी जो इलेक्ट्रिक उपकरण है, सभी के सभी इस 4 गो आपको इलेक्ट्रिक उपकरण बताए हैं, सेल्सियस, रोमर, केल्विन, ये सभी के फ़ारेनहाइट, ये सभी के सभी क्या है, तापमान का इकाई, तापमान को मापता है। तो मैं आपको बता दूं कि तापमान को ऊंचे तापमान को मापने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो उच्च तापमान को मापने में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसको, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो 52 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापा जाता है। जैसे सूर्य के तापमान को आपको मापना है तो पायरोमीटर से नापिएगा, सूर्य के तापमान को मापना है तो पायरोमीटर को मापिएगा। पायरोमीटर से मापने के लिए उस यंत्र के पास जाना जरूरी नहीं है, दूर से ही ये नाप देता है, दूर से ही यह नाप देता है। जैसे आपका शरीर के तापमान को मापना है तो थर्मामीटर से नापा जाता है, शरीर के तापमान को मापा जाता है तो थर्मामीटर से नापा जाता है। थर्मामीटर का जो रीडिंग होता है किस में होता है, फ़ारेनहाइट में होता है। किस में होता है, फ़ारेनहाइट में होता है। वैसे ही एक पायरोमीटर उपकरण है, इससे उच्च मतलब हाई लेवल का तापमान को मापा जाता है। जैसे सूर्य के तापमान को मापना है तो पायरोमीटर से नापेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है। अब देखिए सदिश राशि से और अदिश राशि से पूछ लिया, जैसे वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, ये सभी के सभी क्या है, सदिश राशि है। ये सभी के सभी क्या है, सदिश राशि है। लेकिन जैसे ही आपका यंग का मापक आ जाएगा, यह एक आपका अदिश राशि है। यंग का मापक क्या आ जाएगा, यह एक अदिश राशि है। भार भी आपका सदिश राशि है, आवेग भी आपका सदिश राशि है, त्वरण भी आपका सदिश राशि है, विस्थापन भी आपका सदिश राशि है, वेग भी आपका अदिश राशि है। लेकिन यंग का मापन एक कैसा राशि है, यह एक अदिश राशि है। कैसा राशि है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, आइए देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक तोप का गोला का दागा गया है, एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले का गति डैश का उदाहरण है। यह एक गोले का जो एक तोप है, तोप से अगर एक गोला को दागिएगा तो यह कैसा, मतलब उसका जो गोला, वही पूछ रहा है आपका को जब गोला निकलेगा तो वह कैसे निकलेगा, मतलब किसका गति का उदाहरण है, तो यह प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। कैसा गति का उदाहरण है, प्रक्षेप गति का यह एक उदाहरण है। आइए देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर काम करता है। टीवी जब आप लोग रिमोट चलाते हैं, टीवी चलाते हैं तो रिमोट लेकर उसे कंट्रोल करते हैं कि आगे चैनल करते हैं, पीछे करते हैं, साउंड आगे करते हैं, पीछे करते हैं। यही आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टीवी का जो रिमोट कंट्रोल है वह किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इंफ्रारेड तरंग के सिद्धांत पर काम करता है। कौन सा तरंग सिद्धांत पर काम करता है, तो इंफ्रारेड। कौन सा, इंफ्रारेड के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व कौन है। सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व कौन है, आपको मैं आज ही बताया हूँ कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान को परमाणु भार भी कहा जाता है। जब कोई भी आप तत्व लीजिएगा तो तत्व के केंद्र में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। जब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिएगा तो यही आपके परमाणु द्रव्यमान होते हैं। परमाणु द्रव्यमान किसके बने होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बने होते हैं। परमाणु द्रव्यमान किसके बने होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बने होते हैं। यहाँ पर 4 तत्व दिए गए हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन। यहाँ पर आप देखिएगा कैल्शियम
तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान सबसे अधिक हो जाएगा, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान आपका सबसे अधिक हो जाएगा, इसका लगभग 40 के आसपास आ जाएगा। वहीं पर मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12 होता है, तो ये 24 के आसपास आ जाएगा इसका परमाणु द्रव्यमान। सल्फर का कितना होता है, 16 होता है, सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, तो यह 32 के आसपास आ जाएगा इसका परमाणु द्रव्यमान। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, तो ये 34 या 35 कितना होता है, 35 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 35 होता है। लेकिन वहीं पर आपका कैल्शियम के परमाणु संख्या 20 होता है, तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 40 होता है। तो हम देखें कि कैल्शियम का 40 आया, मैग्नीशियम का आपका कितना आया, 24 बताए थे, सल्फर का कितना बताए थे, 32 बताए थे, क्लोरीन का 35 बताए थे। तो सबसे अधिक किसका है, तो सबसे अधिक कैल्शियम का है, सबसे अधिक किसका है, कैल्शियम का है। ये सब क्वेश्चन हम साइंस में करा चुके हैं और करा रहे हैं और आगे भी कराएंगे, आपके एग्जाम के एक दिन पहले तक कराए थे। फिर क्वेश्चन दे रहा है 57 नंबर, उस अम्ल का पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। उस अम्ल का पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। जब आप खाना खाइएगा तब खाना का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुख गुहा से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख गुहा से प्रारंभ होता है। मुख गुहा के द्वारा ग्रास नली होते हुए अमाशय में जाता है, अमाशय के बाद अमाशय को ही पेट कहा जाता है, उसके बाद अग्नाशय होते हुए छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत होते हुए फिर गुद्दा के द्वारा बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही आप लीजिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे ही अमाशय, जैसे मुख गुहा हो गया, ये कैसा हो गया, मुख गुहा हो गया, यहाँ से एक ग्रास नली होता है जो नीचे जा रहता है और यहीं पर एगो अमाशय पाया जाता है, इसी में निकलता है HCl। कौन सा, HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। यह भोजन को कैसा कर देता है, अम्लीय कर देता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वही आपसे पूछा है तो उस अम्ल का पहचान करें जो पाचन में मदद करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। आइए देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार होती है। जल की कठोरता दो प्रकार को होती है, एक होती है अस्थायी कठोरता और एक होती है अस्थायी कठोरता। एक होती है अस्थायी कठोरता, एक होती है अस्थायी कठोरता, एक होती है अस्थायी कठोरता, ठीक है ना। वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये सभी के सभी क्वेश्चन हम मैराथन में करा रहे हैं और हम ये भी करा चुके हैं कि जल में अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जाता है, अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जाता है, जिससे दूर किया जाता है उसका रासायनिक नाम क्या है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है। फिर उसको हम यहाँ पर नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम यहाँ पर आए हैं आपका 100 जो आप सेट मारे हैं उसका सोल्यूशन कराने, बाकी उस कैसे क्या होगा ना होगा वो हम महामैराथन में करा रहे हैं। आप जाकर वहाँ पर वो क्लास को कर लीजिएगा तो 30 से 32 जो भी प्रश्न आएगा वह सभी के सभी हमारे ही महामैराथन वीडियो से आएगा, उससे बाहर से नहीं आएगा। अगर नहीं आया तो उस वीडियो को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। जितना भी वीडियो हम महामैराथन करा रहे हैं सब के सबको हम क्या करेंगे, डिलीट कर रहे हैं। ये मेरा दावा है, मेरा दावा कभी फेल नहीं जा सकता है, क्योंकि जहाँ से हम आज आए हैं जॉब में तो हम जिस मेथड से पढ़े हैं, जिस बुक से पढ़े हैं वही हम आपको भी बता रहे हैं। बस इतना समझ जाइए कि आपका रिजल्ट हो जाएगा अगर आप लगातार इस चैनल पर जो भी महामैराथन हो रहा है साइंस को करके जाइए। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि जल की जो कठोरता होती है, चाहे वो अस्थायी कठोरता हो चाहे वो अस्थायी कठोरता हो, दोनों के लिए कौन जिम्मेवार है, तो दोनों के लिए जिम्मेवार है आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन। कौन जिम्मेवार है आपका, कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन जिम्मेवार होता है। जल की कठोरता के लिए कौन जिम्मेवार होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो आयन होता है वही जिम्मेवार होता है। तो 58 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 58 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन। कौन सा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन। फिर देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर होता है। हम नहीं बताएंगे, हम साइंस महामैराथन में करा दिए, फिर भी हम बताएंगे क्योंकि आप आज सेट मारे हैं, आपका दिमाग होना चाहिए। आप जानते हैं कि आप सभी वीडियो देखे हैं मैराथन, इसको 100 में 100% सही किए होंगे जो भी वीडियो देखा होगा। तो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप भी हीरा होता है और पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ भी क्या होता है, हीरा होता है। सबसे कठोर पदार्थ भी क्या होता है, हीरा होता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा और कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप हीरा होता है। यह प्रश्न हो चुका है, मात्र 7 वीडियो में हम 50% साइंस का क्वेश्चन करा दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय रचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तराधिकारी होती है। आपका
पूरा कोशिका के अंदर जितना भी कोशिकांग होता है, चाहे लाइसोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम हो, गोल्गी काय हो, गोल्गी काय को गोल्गी बॉडी भी कहा जाता है, सभी के सभी कोशिकांग खत्म हो गया। जैसे लाइसोसोम दिया है, लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम में एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जब कोशिका के अंदर कोई भी कोशिकांग काम नहीं करता है तो लाइसोसोम उस कोशिकांग के ऊपर अपना जल छिड़क देता है। क्या करता है? जल छिड़क देता है, तो वह कोशिकांग मृत हो जाती है। जब पूरा ही कोशिका ही कार्य काम नहीं करती है तो लाइसोसोम फट जाता है, जिससे पूरी कोशिका मृत हो जाती है। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली होता है। वहीं माइटोकॉन्ड्रिया में हम बताए हैं साइंस में, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है, और इसमें एक क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र के दौरान में आपका 38 एटीपी, क्रेब्स चक्र के दौरान में 38 एटीपी बनकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। जैसे ही ग्लूकोज का निर्माण होगा, जैसे ही ग्लूकोज का निर्माण होगा क्या मिलेगा? ऊर्जा मिल जाएगा कोशिका को। और ये सब निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लेकिन जैसे ही आप राइबोसोम आइएगा तो राइबोसोम क्या करता है? हमेशा प्रोटीन का निर्माण करते रह जाता है। हमेशा क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करते ही रह जाता है। तो इसीलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। वही 60 नंबर क्वेश्चन आपसे किया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तराधिकारी होती है? तो राइबोसोम कौन होती है? राइबोसोम उत्तराधिकारी होती है। 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 आइए देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेगर मेंडल के आनुवंशिकता का मूल नियम किस सब्जी पर उनके द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है? आपके 10th क्लास से बुक में है। किस पर? क्या बीट पर, मक्का पर, सलाद पर? जी नहीं, मोटर पर। किस पर? मोटर पर। ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता का जो नियम लेकर आया था, मोटर पर जांच पड़ताल किया था। किस पेड़ पौधे पर किया था? मोटर पर अपना वह जांच क्या किए थे? प्रारंभ किए थे। आइए देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला चींटी प्रजाति है? तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाला चींटी प्रजाति सहारा सिल्वर चींटी है। कौन सी सिल्वर है? सहारा सिल्वर चींटी है। कौन सी चींटी है? सहारा सिल्वर चींटी है। आइए देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। आरबीसी, डब्ल्यूसीसी, प्लेटलेट सभी के सभी क्वेश्चन हो चुका है, हो रहा है। आप सभी जाइए महामैराथन देखिएगा साइंस, यकीन मानिए तो वहाँ से 30 से 32 प्रश्न जो भी आपके एग्जाम में आएंगे महामैराथन से ही आएंगे, उससे बाहर से नहीं आएंगे। क्योंकि हम 9th 10th के सामान्य विज्ञान जो भी है सरकारी बुक, उससे एक एक पॉइंट को हम निकाल कर हम वह सभी 2000 प्लस क्वेश्चन बनाए हुए हैं। वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रक्त में आरबीसी बढ़ने में कौन सी स्थिति बन जाती है? तो रक्त में आरबीसी बढ़ने से आपका पॉलीसाइथेमिया बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? पॉलीसाइथेमिया बढ़ जाती है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए कि रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो पॉलीसाइथेमिया बन जाती है। कौन सी? यह एक बीमारी है, पॉलीसाइथेमिया बन जाती है। ऑप्शन नंबर सी। फिर 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में मिलीपीड संग, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये हल्का धुंधला हो गया है, क्या लिखा हुआ है? फिर यहाँ पर बुडला, बुल, गोबर, भोंकियो और चूखे। देखिए ये क्वेश्चन स्पष्ट नहीं हो रहा है। 64 नंबर क्वेश्चन स्पष्ट नहीं हो रहा है यहाँ स्कैनर पर, इसलिए इस क्वेश्चन का सलूशन हम नहीं करा पाएंगे। आइए देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन स्पष्ट होगा उसी को हम करा पाएंगे। राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप को कब लॉन्च किया गया था? राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप को कब लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था आपका 25 दिसंबर 2024 को। यह एक करंट अफेयर है जो 2024 से उठाकर लेकर आ चुका है। 66 नंबर क्वेश्चन आप रहा है कि ब्रिक्स यूथ काउंसलिंग एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन आपका भारत में होगा। कहाँ होगा? भारत में होगा। आइए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि 67 नंबर क्वेश्चन आपका रीजनिंग से आ गया है। 67 नंबर क्वेश्चन आपका किससे आ गया है? रीजनिंग से आ गया है। कह रहा है एक बंदर, कह रहा है
बदना डगर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। तो पूर्व दिशा किधर होता है आपका, दाहिने होता है। पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, 5 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं की ओर 90 डिग्री पर मुड़ जाता है। इसको मुड़ा दीजिए, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो पूर्व गया, दाहिने मुड़ गया, तो अब दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। 67 नंबर में किधर दिया हुआ है, फिर से देखिए क्वेश्चन अस्पष्ट हो रहा है। कह रहा है कि वंदना डगर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। देखिए डगर के जो यहाँ पर शब्द दिया है यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। देखिए दिशा जो होता है 4 गो होता है, ये आपका पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, दक्षिण होगा। लेकिन 4 गो और दिशा होता है जो त्रिकोणीय होता है, जैसे बीच से निकाल दिए तो ये आपका उत्तर पूर्व हो गया, इधर निकाल दिए तो ये आपका दक्षिण पूर्व हो गया, इधर निकाल दिए तो ये दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम हो गया, इधर निकाल दिए तो ये उत्तर पश्चिम हो गया। लेकिन यहाँ पर डगर जो दिया हुआ है यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते इसका सही आंसर नहीं निकल पा रहा है। इस क्वेश्चन को हम क्या रखते हैं, पेंडिंग में रखते हैं। आइए देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। 68 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित 4 अक्षरों में से 3 किसी एक निश्चित तरीके से समान है, इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा अक्षर संयोजित उस समूह से संबंधित नहीं है। ये भी आपका एक रीजनिंग से ही है, इसको भी आप सभी बना लीजिएगा रीजनिंग में। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर 69 नंबर जो भी क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ये एक समीकरण दिया हुआ है, यह एक समीकरण दिया हुआ है, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन जो आप फिलअप कीजिएगा तो बराबर के बाद अगर 1 से 21 आ रहा है वही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 नंबर भी क्वेश्चन बना लीजिएगा। 70 नंबर भी क्वेश्चन जो है आपका शब्दकोश, ये भी रीजनिंग ही दिया है और तीसरे स्थान पर कौन सा आ जाएगा, तो शब्दकोश भी आप सभी बना लीजिएगा। शब्दकोश में जैसे हो गया स में SER है, स में ACR है, ACR है, तो ACR के बाद देखिए तो किसमें अंग्रेजी का वर्णमाला पहले आता है, तो हम देख रहे हैं कि ACR पहला में भी है, दूसरा में भी है, तीसरा में भी है, चौथा में, पांचवा में है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ACRE आया है, ई के बाद ही आई आता है, ई के बाद ही आई होता है। तो जो 3 नंबर है इस सबसे पहले का हो गया शब्दकोश में। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका अब इसके बाद कौन सा आ जाएगा, तो इसके बाद आई आएगा। तो आई 3 गो ऑप्शन में है, 1 में है, 2 में है और 4 में है, 5 में तो आर दे दिया है, आर दे तो सबसे लास्ट हो जाएगा, यहीं पर दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर आई सब में है, तो आई के बाद फिर देख रहे हैं कि 1 नंबर में ई है, आई के बाद यहाँ पर ए है, तो ये 4 नंबर जो है यहाँ पर ई आपका 2 नंबर पर हो जाएगा और ए से जो 1 नंबर ऑप्शन है ये 3 नंबर पर हो जाएगा। वही पूछ रहा है कि कौन सा तीसरे स्थान पाएगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, जहाँ पर ई पहल का ACRIES, तो ACRIES ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही, यही होता है शब्दकोश। ये सब टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसको बनाना पड़ेगा। 71 नंबर भी क्वेश्चन है आपका रीजनिंग से दिया हुआ है, इसको भी बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। 72 नंबर क्वेश्चन जो है कथन निष्कर्ष से दिया हुआ है, इसको भी बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम बना नहीं सकते हैं, हम चाहे तो इसको बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास उतना अभी साधन नहीं है बनाने का, ठीक है ना, लिखने का उतना साधन नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हम रीजनिंग को और मैथ को इस बोर्ड पर हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जीके जीएस पर हम पूरा बहस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपका कथन निष्कर्ष आया हुआ है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि कथन निष्कर्ष को कैसे बनाया जाता है, कैसे सही किया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि सभी जो जेड हैं एक्स हैं, सभी जो जेड हैं एक्स हैं। यहाँ पर वेन डायग्राम हम बना देते हैं, ये क्या है, जेड है, तो जितना जेड है ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी एक्स है, और सभी जी क्या है, एक्स है, सभी जी क्या है, एक्स है। जो सभी एक्स है ना, तो इसी में जी कर देते हैं, इसी में क्या कर देते हैं, जी कर देते हैं। तो इसका जो देखिए सभी जेड भी एक्स है और सभी जी भी क्या हो गया, एक्स हो गया। तो इसका अब 2 गो डायग्राम बनेगा, इसका अब 2 गो डायग्राम बनेगा। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वो डायग्राम जो है यहाँ पर सभी जेड क्या है, एक्स है, तो ये मानिए कि सभी, लेकिन अंदर जो है सभी जी भी एक्स हैं, तो अंदर जो ये जी रखा हुआ है ये जेड से एगो में अलग कर दिए हैं और एगो में थोड़ा सा मिला देंगे, एगो में थोड़ा सा मिला देंगे। अब इसका 1 नंबर 2 नंबर ऑप्शन, इसका 1 नंबर और 2 नंबर ऑप्शन हम लोग देखेंगे। सॉरी, ये तो मिट गया, ठीक है। आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं बनेगा तो अगला वीडियो में हमसे बोलिएगा, उस समय हम बना देंगे। उतना साधन मेरे पास नहीं है लिखने का, ठीक है ना, इसलिए हम इसको नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। 72 नंबर भी जो क्वेश्चन है आपका मैथ का दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा। मैथ रीडिंग हम इस बोर्ड पर सॉल्व नहीं करा पाएंगे। 71 नंबर, 74 नंबर, 75 नंबर, 76 नंबर, 77 नंबर भी हटाइए, 78 नंबर भी हटाइए,
79 नंबर भी हटाइए, आपका मेंसुरेशन से दिया हुआ है। 80 नंबर भी, फिर 81 इंग्लिश आ गया, 82 83 इंग्लिश तो नहीं आता है, हम इंग्लिश में अपने बिहार पुलिस में सी रंग कराए थे, बाकी सब मेरा रीजनिंग मैथ जीएस पर ही मेरा रिजल्ट हुआ था, ठीक है ना। 91 नंबर क्वेश्चन आ गया। 91 नंबर जो क्वेश्चन है, विलोम शब्द पूछा हुआ है, लेकिन विलोम शब्द में जो ये अक्षर है ना, ये व है कि आधा क है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसीलिए 91 क्वेश्चन के लिए सॉरी, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देख रहे हैं 92 क्वेश्चन, तो 92 क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शिका शब्द में प्रत्यय क्या है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय आपके क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, इसका कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। हम इसका सिलेबस भी बताए हैं, उसमें भी उपसर्ग और प्रत्यय हम आपको बताए हुए हैं। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि दर्शिका शब्द में प्रत्यय क्या है, तो ई का प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ई का। दर्शिका में कौन सा प्रत्यय है? ई का में। प्रत्यय बाद में लगता है और उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता है? पहले लगता है, ठीक है ना। जैसे 10 में ई का जोड़ दिए तो का क्या हो गया? दर्शिका हो गया। इसमें कौन सा प्रत्यय है? ई का प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ई का प्रत्यय है। जैसे भारत क्या होता है आपका? भारत कोई शब्द है, इसके पहले हम क्या करते हैं? उपसर्ग में महा जोड़ देते हैं, तो क्या हो गया? महाभारत हो गया। तो पूछेगा कि महाभारत में उपसर्ग क्या है, तो जो पहले लगा रहता है उसे महाभारत कहा जाता है। जैसे तो महा क्या हो गया आपका? उपसर्ग हो गया। तो और प्रत्यय क्या होता है? कोई शब्द के बाद में लगकर नया शब्द बना देता है, वही आपका प्रत्यय हो गया। जैसे दर्शिका शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ई का प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ई का प्रत्यय है। 93 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि महा प्लस ईर्षि का संधि रूप क्या होगा? मतलब किसका यह किस शब्द का संधि विच्छेद किया है आपका? तो महेश का महा प्लस ईस किया है। महेश का महा प्लस ईस। जब महा प्लस ईस का जो आप संधि कीजिएगा तो किसका? महेश का जब संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? महा प्लस में इसका महेश का संधि विच्छेद हो गया। 94 नंबर क्वेश्चन है, जिससे किसी वस्तु की भूख न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द, मतलब यह एक शब्द, मतलब शॉर्टकट शब्द ये आपसे चुन रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पर धुंधला हो गया, स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या लिखा हुआ है, इसीलिए डी नंबर जो है यह स्पष्ट हो रहा है कि निष्पुहीन। तो निष्पुहीन नहीं होता है, निष्पुहीन नहीं होता है। जिसे किसी वस्तु की भूख न हो तो उसे निष्पुहीन नहीं कहे जाएंगे। निष्पुहा सी में ये भी इसका नहीं होगा, या तो इसका ए होगा या बी होगा, लेकिन स्पष्ट नहीं हो रहा, इसलिए 94 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 95 नंबर क्वेश्चन है, एक ही समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला डैश के लिए एक शब्द है। फिर देखिए एक शब्द आपसे पूछा हुआ है, तो यहाँ पर अंतवासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतर्वासी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंतवासी। स्पष्ट हो रहा है कि क्या क्या लिखा हुआ है, तो इसका सी नंबर हो जाएगा अंतवासी। फिर 96 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अस्त्र अज्ञ शब्द युग में सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, तो इसका सही शब्द भेद हो जाएगा अन्वेष इमता, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पर 97 नंबर दिया है कि सूर्य मेवत सिंह घोड़ा बानर हाथी आदि को डैश समायोजन वाले शब्द में रखा गया है, तो आपको इसका हरि समायोजन वाले शब्द में रखा गया है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि अक्ष का परिवाची बताइए, तो अक्ष का परिवाची आपका हर्ष हो जाएगा। अक्ष का परिवाची क्या हो जाएगा? आपका हर्ष हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या लिखा हुआ है। 100 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आय से हरि भजन करो ओटन लगे कृपाए, कहावत का अर्थ कौन सा विकल्प में बताया गया है? एक नंबर कह रहा है ऑप्शन कि किसी कार्य के विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, इसी को कहा जाता है आय से हरि भजन करो उकट न लगे कपाए। इसका सही अर्थ हो जाएगा कि किसी कार्य विशेष का उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, यही होगा। दोस्तों ये यूथ कंपटीशन टाइम का ये सेट नंबर 2 का ये फुल सोल्यूशन था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक, जिसमें हम मैथ रीजनिंग इंग्लिश को हम नहीं बता पाए हैं। इंग्लिश तो हमको नहीं आता है, हम भी जब अपने बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 2024 में दिए थे तो इंग्लिश में सी रंग कर आ गए थे,
क्योंकि हम इंग्लिश नहीं पढ़े हुए हैं। मेरा बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ, सिलेक्शन हुआ है, तो मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, साइंस के दम पर हुआ है। और मैथ रीजनिंग हम ये छोटा सा बोर्ड पर हम सॉल्व नहीं करा पाएंगे, उसके लिए स्पेस चाहिए, उसका साधन अभी मेरे पास नहीं है। जिस दिन साधन होगा उस दिन सब मैथ रीजनिंग का भी कराने लगेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। महामैराथन देखते रहिए सामान्य विज्ञान का। जितना भी अभी वीडियो लेकर आ रहे हैं सब बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए लेकर ही आ रहे हैं। हमारा दूसरा कोई एग्ज़ाम का अभी वर्तमान में टारगेट नहीं है। सामने जो एग्ज़ाम है, जैसे हम वर्दी लिए हैं वैसे आप भी वर्दी लीजिए बिहार पुलिस का। बस बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाइएगा, तो जितना भी वीडियो हम अभी लेकर आएंगे सबका अपडेट आप सभी को मिलते रहेगा। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।